4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। आज सबसे पहले बात करेंगे पीएम के अमेरिका दौरे की। उसके बाद दूसरी खबर होगी जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर कल फिर वोटिंग होनी है। तीसरी खबर मुंबई से आपको बताएंगे, जहां सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद पर विवाद हो गया है। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर होगी कर्नाटक से, जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में अब केस चलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। और सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। 32 दिन के भीतर ये दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात रही। मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर ज़ेलेंस्की से मिले थे। मोदी ने न्यूयॉर्क में ज़ेलेंस्की से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट भी की। उन्होंने लिखा, हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यूक्रेन दौरे पर हुए फैसलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि मोदी ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि वे कई देशों के नेताओं से रूस यूक्रेन जंग को लेकर बात करते रहते हैं। सबका मानना है कि जल्द सीज फायर का रास्ता खोजना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने जंग रोकने के लिए किए जा रहे प्रधानमंत्री मोदी की प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ज़ेलेंस्की ने मोदी के यूक्रेन यात्रा की भी सराहना की, जिससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। लगभग 4 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा था। देखिए जिस तरह से लगातार पीएम मोदी का यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात है। 32 दिन के भीतर ये दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात रही है। जिस तरह से मोदी लगातार सक्रिय नजर आए हैं, रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है उस पर विराम डालने का जो प्रयास है, मोदी लगातार उस पर चर्चा भी करते नजर आए हैं। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो भी लगातार मोदी की तारीफ करते नजर आए हैं, सराहना करते नजर आए हैं कि जिस तरह से मोदी इस पूरे मामले को लेकर मोदी भी सक्रिय हैं, उनकी सराहना करते हुए नजर आए। तो चलिए इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्रकर जी जुड़ चुके हैं। खिलावन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड पर। नमस्कार राहुल। खिलावन जी, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां खास जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, एक्स पर हमने तस्वीरें देखी, पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी, यूक्रेन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात। क्या कुछ लगता है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद चल रहा है, वो क्या प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से उस पर विराम लग पाएगा? क्या कितना प्रभाव डाल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी अमेरिका यात्रा बहुत सुखद रही है और भविष्य में भारत के निर्माण या वैश्विक संबंधों को लेकर उसके बहुत मील का पत्थर साबित हो सकती है। जिस तरह तीन दिवसीय दौरे में जिस तरह से अमेरिका के जो बाइडेन के साथ राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी, या क्वाड सम्मेलन में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ चारों को मिलके जो चीन को लेकर के चिंता जाहिर की है, चीन के जो लगातार विस्तारवादी नीति है उसको लेकर के, और आसपास के पड़ोसियों को डराने की जो लगातार कोशिश चाइना के द्वारा की जाती है। भले ही चाइना का सीधा नाम नहीं लिया गया, लेकिन जिस तरह संकेत मिले उससे क्वाड के सदस्य देश जो है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार लगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये रही कि भारतीय संघ से चर्चा के दौरान उन्होंने भारत के लोगों को भारत की प्रगति, भविष्य की योजनाओं और जिस तरह से गरीबी रेखा से नीचे लाने की 40 करोड़ लोगों को नीचे लाने की चर्चा की गई, उनके लिए ये जो योजना बनाया है भविष्य में उसकी चर्चा होगी। ये सब बातों से लगता है कि निश्चित रूप से यह अमेरिका यात्रा भारत के लिए या भारत के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कुछ रक्षा सौदे भी किए गए, जैसे
ड्रोन खरीदने की बात की गई, सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने की बात कही गई, ताकि जो है चाइना की जो साम्राज्यवादी नीति है या लगातार लोगों को, पड़ोसी राज्यों को डराने की नीति है, उस पर जो है नियंत्रण किया जा सके। एक और महत्वपूर्ण जो संयुक्त राष्ट्र का भविष्य के शिखर सम्मेलन में जो बात मोदी जी के 5 मिनट के भाषण में जो मूल बातें हुई, वो बहुत महत्वपूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि उसमें न सिर्फ साइबर, समुद्र और अंतरिक्ष संघर्ष के नए क्षेत्र बनकर उभरने की बात को जोर दिया गया, अर्थात भविष्य में पूरे विश्व को इस दिशा में नए संघर्ष जो उभर रहे हैं उस दिशा में सावधान रहने के संकेत दिया गया। मुझे लगता है कि जिस तरह से महासभा के, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, नरेंद्र मोदी ने, कि उन्होंने खास तौर पर एक विषय पर ज्यादा प्रकाशित उनकी पूरी जो भाषण थी, खिलावन जी, मैं इस पर आपसे टिप्पणी चाहता हूँ, एक टिप्पणी इस पर चाहता हूँ खिलावन जी आपसे। विभिन्न कारक उनको समाप्त किया जाना चाहिए। आतंकवाद पर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई। वही मैं आपसे समझने वाला था। देखिए खिलावन जी, एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसको लगातार पीएम मोदी वहां अपने भाषण में 4 मिनट के भाषण में लगातार कहते नजर आए, और क्वाड में तो स्पष्ट संकेत मिला कि चारों देश मिलके भारत की अगुवाई में चाइना के सारे नए पैतरे को जो है वो रोकने का प्रयास करेंगे, इस तरह की बातें हुई। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सुखद यात्रा रही, बहुत ही भारत के दृष्टि से, वैश्विक दृष्टिकोण से भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा सकती है। जी ठीक है खिलावन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद खिलावन जी। देखिए जिस तरह से ये खबर हम आपको बता रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होती है और वो तमाम विषयों पर अपनी बात रखते हैं। लगभग 4 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने जो मुख्य बिंदु जिस पर प्रकाशित खिलावन जी भी बात कर रहे थे कि मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा है, यानी भारत की जो भूमिका होने वाली है, भारत की जिम्मेदारियां जो है, और भारत हमेशा कहता है वसुदैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है, और इसी को लक्ष्य लेते हुए पूरे विश्व को अपना मानते हुए जिस तरह से नरेंद्र मोदी भी वहां रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर विराम डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति भी उनकी सराहना करते नजर आए। और ये साफ तौर पर अब चीजें सामने हैं, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा है और वहां जो नीतियां जो भारत के लिए होने वाली हैं वो बिल्कुल फायदेमंद होने वाली है। दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल यानी बुधवार को 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें 25.78 लाख मतदाता वोट डाल सकेंगे। सेकेंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 239 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। दूसरे फेज में 131 कैंडिडेट्स करोड़पति और 49 पर क्रिमिनल केस दर्ज है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने अपनी संपत्ति केवल 10,000 रुपए घोषित की है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बिरवाह से चुनाव लड़ रहे हैं। उमर लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट तिहाड़ जेल से चुनाव लड़े इंजीनियर राशिद से हार गए थे। इस बार भी गांदरबल सीट पर उनके खिलाफ जेल में बंद सरजन अहमद वागे उर्फ आजादी चाचा मैदान में है। 18 सितंबर को पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। तो चलिए इस विधानसभा के चुनावी खेल को और विस्तार से समझते हैं। इस पर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। अनंत का रुख करते हैं। अनंत, देखिए जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव का जो दूसरा फेज है जम्मू कश्मीर में, वो उसकी जो वोटिंग है वो कल होनी है। क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही है? और एक महत्वपूर्ण बिंदु ये कि देखिए आपराधिक मामले वाले जो नेता हैं अनंत, इस पर मैं चाहता हूँ कि आप चर्चा करेंगे। उनकी संख्या आप देखते हैं तो 49 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं, वो भी इस बार चुनावी मैदान में है। देखिए जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और इस विधानसभा चुनाव का कल सेकेंड फेज है। 26 सीटों पर सीटों पर वोटिंग होनी है और इसमें जो 15 सीटें जो है वो कश्मीर की हैं, जबकि 11 सीटें जो है जम्मू की है। और इस फेज में सबसे कड़ा मुकाबले की अगर मैं बात करूं
तो गांधरबल सीट पर होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम जो उमर अब्दुल्ला हैं वो इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं मैं अगर बात करूँ तो जम्मू की जिन 11 सीटों पर वोटिंग होनी है वहां पर डेमोग्राफिकली अगर मैं बात करूँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इसके साथ ही पीडीपी जैसी घाटी की पार्टियों में पक्ष हो जाती है। वहीं मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के चलते वहां पर बीजेपी के लिए थोड़ा चैलेंज होगा। बाकी जो सीटें बची हैं वहां पर बीजेपी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। अगर मैं कुछ चीजों को समझाऊं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को सेकेंड फेज की 26 सीटों में से 13 में से 15 सीटों पर मजबूत है। एक्सपर्ट की माने तो गांधरबल और बड़वाल दोनों सीटों पर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की जीत आसान नहीं दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखिए राघवन, काफी कड़ा मुकाबला है। और जो जहां तक आपने बात की आपराधिक मामलों की, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं जो कि पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर देंगे। वहीं अगर मैं समस्याओं की बात कर लूँ तो यहाँ पर बेरोजगारी बड़ी समस्या है। यहाँ पर युवा भटक रहे हैं। जो इससे पहले जो पत्थरबाजी की जो घटनाएं आप सुनते हम देखते थे वो ज्यादातर घटनाएं यहीं पर होती थी। तो यहाँ पर एक बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। साथ ही अपराध का तो ये पूरी दुनिया को पता है कि अपराध का किस तरह के वहाँ होते हैं और आतंकवादी घटनाएं भी इन इलाकों में ज्यादा हो रही हैं। तो कुल मिलाकर ये सेकेंड फेज काफी महत्वपूर्ण सीटों पर है। बहुत सारे इसमें सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला है, लेकिन इन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो थोड़ी मजबूत नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनंत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए ये विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर का और फाइट बहुत ही तगड़ी देखने को मिलेगी, जिस तरह से अनंत बता रहे थे। आपको बता दें 18 सितंबर को पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन अब दूसरे फेज की जो वोटिंग है वो कल यानी 25 सितंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होनी। अब देखना ये होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दांवपेच जो है वो उमर अब्दुल्ला के सीट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में भी लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांधरबल और बिरवा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पिछली बार जब गांधरबल से वो चुनाव लड़े थे तो 2 लाख वोटों से वो हार गए थे और उनको हराने वाला जो प्रत्याशी था वो जेल में था। इस बार भी जब वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं गांधरबल सीट पर, उनके खिलाफ जेल में बंद सरजन अहमद वागे उर्फ आजादी चाचा ही मैदान में है। यानी लोकसभा और विधानसभा में उनके दोनों अपोजिशन में जो प्रत्याशी थे वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा में भी उनको हार मिली थी, लेकिन अब देखना होगा कि विधानसभा की कहानी क्या कुछ होती है। चलिए तीसरी बड़ी खबर, जहां तिरुमला के बाद अब मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद पर सवाल उठ रहे हैं। एक वीडियो वायरल होने के बाद दावा किया गया है कि मंदिर के प्रसाद में चूहे के बच्चे मिले हैं। वीडियो में प्रसाद रखने वाला कैरेट दिखाई दे रहा है जिसे कुतरा गया है। कैरेट के कोने में चूहे के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सर्वकार ने प्रसाद की शुद्धता को लेकर जवाब दिया है। ट्रस्ट ने कहा है कि वीडियो में दिखाई जगह मंदिर का हिस्सा ही नहीं है, हमारी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। मंदिर ट्रस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायरल वीडियो पर जवाब दिया और कहा कि वीडियो सिद्धि विनायक मंदिर का नहीं है। तो देखिए जिस तरह से तिरुपति मंदिर में प्रसाद में बवाल के बाद अब लगातार हर मंदिरों से जो तस्वीरें हैं ऐसी देखने को मिली थी और प्रसाद पर जांच की बात और कमेटियां बनाने की बात की जा रही थी। लेकिन इसी बीच ये खबर हम आपको बता रहे हैं, तिरुमला के बाद मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद पर अब बवाल उठा है और सवाल भी उठ रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ जो तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो रैकेट रखे हुए हैं, कैरेट रखे हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं चूहे नजर आ रहे हैं, चूहे के बच्चे नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रस्ट ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष में बात कही है कि ये जो कैरेट दिखाई दे रहा है और जो स्थान है वहाँ जगह है वो सिद्धि विनायक मंदिर का है ही नहीं। तो एक बड़ा सवाल अब सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद पर भी अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ बातचीत चलती है, ट्रस्ट की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और क्या अब सिद्धि विनायक के मंदिर के प्रसाद की भी जांच होने की बात सामने आएगी। चौथी बड़ी खबर, जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने मंगलवार को कहा, याचिका में जिन बातों का जिक्र है उसकी जांच जरूरी है। केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। सीएम ने 19 अगस्त को इससे हाई कोर्ट में चुनौती दी।
मैसूरी शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। सिद्धारमैया की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार पेश हुए। राज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। तो देखिए, कर्नाटक से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले में जुड़े मामले में केस चलने वाला है। यानी इनकी जो राह है अब मुश्किलों में नजर आ रही है। सीएम सिद्धारमैया के ऊपर एक बड़ा सवाल फिर से, क्योंकि जो इनके खिलाफ जमीन घोटाले के जो मामले थे उस पर अब हाई कोर्ट के जस्टिस एम नागकृष्णा ने मंगलवार को कहा कि याचिका में जिन बातों का जिक्र है उसकी जांच जरूरी है। यानी अब जांच जरूरी है तो राह मुश्किल होना है। केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। चलिए, इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ शिवा मीनाई जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शिवा का रुख करते हैं। शिवा, देखिए, जिस तरह से अब जो खबरें आ रही हैं, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्या कुछ इस पर जानकारी है और अब जाकर ये क्यों मामला फिर से संज्ञान में आया है और तुल पकड़ लिया? थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये हमेशा से ये आप देख रहे हैं, जितने भी सेंटर के ऑपोजिशन के जो भी स्टेट्स हैं वहां पे कोई ना कोई किस्म की मुश्किलात डेलिबरेटली क्रिएट की जा रही है। ये कम्प्लीटली पॉलिटिकली ड्रिवन है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को वीक करने की कोशिश में सेंटर कर रही है। ये बात हमको ये समझने की जरूरत है। हम सबको ये बात हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस कोई ना कोई तरीके की वो इसमें हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे फिलहाल तेजस्वी सूर्या का स्टेटमेंट उन्होंने जो इशू किया है कि सच्चाई सामने आई है और उनका स्कैम पकड़े गया है, सिद्धारमैया जी का स्कैम पकड़े गया है, और वो कह रहे हैं कि सच्चाई बाहर आई है और सब कुछ नजर आ रहा है करके। पर आप ये बात देख सकते हैं कि वो उनका खुद का 5 साल में 2988% उनके अपने एसेट्स बढ़े हैं। तो मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज से दूर नहीं है कि वो कोई ना कोई चीज में उनका हाथ होता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना गलत है, ये हमें बाद में पता चलेगा। बट इसको जो उठाया जा रहा है और इसका जो इतना मुद्दा बनाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली ड्रिवन है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, वो एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं और इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं ताकि वो अपने ऑपोजिशन पे उंगली उठाएं। बट स्केलेटन सबके अपने अपने कवर्ड में हैं। मेरी तरफ से इतना ही। शिवा मीनाई, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, खबर आपको बता रहे हैं कर्नाटक से, जहां हाई कोर्ट में चुनौती दी थी सीएम सिद्धारमैया ने, लेकिन इसको खारिज कर दी गई। याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस एम नागकृष्णा ने मंगलवार को कहा था कि याचिका में जिन बातों का जिक्र है उसकी जांच जरूरी है। केस में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल है, इसलिए याचिका खारिज कर दी जाती है। तो हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ा बयान, और इसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं सिद्धारमैया की जो राहें वो मुश्किल में होते नजर आएंगी। हालांकि जिस तरह से शिवा बता रही थी कि ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, अपनी अपनी बात साधने के लिए, अपने अपना पक्ष रखने के लिए पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, और इस तरह के जो केसेस होते हैं वो अपने फेवर में वहाँ के लोगों को करने के लिए, माहौल को करने के लिए इस तरह के केसेस उठाए जाते हैं। तो फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले बुलेटिन में 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में, और 4 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे फिर से। लेकिन फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए इंडिया हाट के साथ। नमस्कार।